नमस्कार। आरसीआई के नवशिखर चैनल पर मैं पूजा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एलाइड कंडीशंस। फॉर दिस डिस्कशन वी हैव डॉक्टर अरुण मुखर्जी विद अस. ही इज अ डायरेक्टर फॉर एनजीओ उड़ान. दैट एनजीओ इज डेडिकेटेड फॉर डिसेबल्ड पर्सन. मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेरीज़ हैं या हमारे एक्सपर्ट से किसी भी तरह की डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं या कोई आइडियाज़ देना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 11 2008 265 11 611. हमारा फैक्स नंबर है 265 11 609. किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in. किसी भी तरह की जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन लेना है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे आरसीआई के ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं. हमारी ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in. तो आइए आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ. वेलकम सर. जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड इट्स एलाइड कंडीशंस. तो हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये कैसी कंडीशन होती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानना चाहेंगे. मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है, ये वर्ड को अगर आप तोड़ ले तो इसमें 3 शब्द आती हैं. मस्कुलर, डिस्ट्रोफी. मस्कुलर का मतलब हुआ कि ये मसल संबंधित है, लेकिन कुछ हद तक दिमाग का सोचने का जो है उस पर भी इसका कुछ असर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये मसल्स को इन्वॉल्व करती है. डिस वर्ड जो है DYS, इसका मतलब हुआ है कि कुछ अबनॉर्मल घटनाएं हो रही हैं, पैथोलॉजी हो रही हैं, शारीरिक क्रियाएं कुछ नॉर्मल से हटके है, तो उसको डिस बोलते हैं. डिसमेनोरिया, डिस्ट्रोफी, डिसबायोसिस, डिस्पनिया. डिस मतलब है जो सही नहीं हो, डिविएटेड फ्रॉम नॉर्मल जो है वो हो गई डिस. और ट्रोफी का मतलब हुआ अगर शरीर का कोई अंग किसी भी कारण से अपना संतुलन बना के नहीं रख सके और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे खराब होता जाए, और जो स्वाभाविक एक टिश्यूज़ है वो बदल के कोई फाइब्रस टिश्यू या चर्बी या कोई एबनॉर्मल टिश्यू हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रोफी, एट्रोफी. ठीक है ना. तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब हुआ कि मसल अपना संतुलन, अपना काम ठीक से कर नहीं रहा है, जिसके चलते वो धीरे धीरे डिजेनरेट करता जा रहा है और ख़त्म होता जा रहा है. तो इस पूरा ग्रुप को हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं. और जो हम आज मेन बात करेंगे, चूँकि ज़्यादातर हम लोग जो रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं बच्चों के संबंधित है, तो बच्चों में जो एक होता है, एक साइंटिस्ट डुशेन ने उसका आविष्कार किया. तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में आज का जो बातचीतें होंगी वो थोड़ा डुशेन पर आधारित होगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये सभी पर लागू है. ये डुशेन जो है ये बचपन की बीमारी है. बचपन में जब ये होगा और ये डिस्ट्रोफी होता जाए, तब इसे कहते हैं डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि टीन एज यानी कि 13 के नीचे शुरू हो जाता है. और आम तौर में ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहता है.
सारा दुनिया भर में अच्छे अच्छे थेरेपी सेंटर्स हैं जो इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इन बच्चों पर पूरा थेरेपी दे रहे हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पे कोई हम लोग अभी तक रोक नहीं लगा पाए हैं। अगर टीनेज से थोड़ा बाद में शुरू हो तो इसे बेकर बोलते हैं, जो कि टीनेज से शुरू करके इसका प्रोग्रेस और धीरे होता है, तो ये लोग काफ़ी एडल्ट लाइफ तक जाते हैं। और एक लिम्ब गर्डल होता है जो कि कमर की हड्डियों के चारों तरफ के मसल्स को इन्वॉल्व करती है, आमतौर में एडल्ट लाइफ में होता है। हाँ, उनका ज़िंदगी थोड़ा डिसेबल तो होता ही है, लेकिन फिर भी वो लोग काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। इसके अलावा भी 3 और है, उसके बारे में बाद में हम लोग फिर मिलेंगे, तब चर्चा करेंगे। एक बार सीमित समय में हम लोग जितना कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। जी। तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है, ये जो जेनेटिक है, तो जीन्स में हम लोग को जो 23 जोड़ा जीन्स होती हैं, 23 में 22 जोड़ा एक जैसा है। उसका जोड़ा में से एक आता है माँ के तरफ से, एक आता है पिता के तरफ से, उसको ऑटोसोमल बोलते हैं। और 2 जो आता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, उसमें से एक आता है माँ के तरफ से, एक आता है पिता के तरफ से। तो माँ का जो सेक्स जीन्स होता है वो है XX जो लिखा हुआ है, यानी कि अगर एक X खराब हो तो दूसरा X उसको मेकअप कर सकता है। लड़कों के केस में होता है X जो कि माँ की तरफ से आता है, Y जो कि पिता की तरफ से मिलेगा। तो अगर XY में से X खराब हुआ तो उसको मेकअप करने वाला कोई नहीं है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, लोग औरतों को बोलते हैं कि दोषी मानते हैं। ये औरतों को कोई मतलब नहीं है सेक्स से। बच्चे का सेक्स क्या होगा यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि पिता की तरफ से कौन सा जीवाणु आया जो बच्चा बनाया, उस जीवाणु में X था या Y। तो ये पिता ठीक करता है कि लड़का होगा या लड़की। लेकिन X क्रोमोसोम जो डिफेक्टिव है, आम तौर से वो आता है माँ के तरफ से, क्योंकि अगर बच्चे में डिफेक्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो आमतौर में उसकी शादी नहीं होगी। शादी होगी तो औरत को, जिसको चूंकि एक डबल X है, वो मेकअप हो जाता है। तो औरतें को हम लोग बोलते हैं कैरियर, यानी कि वो पास ऑन करती है बीमारी। वेरज मर्दों के चलते जहाँ पर एक Y आ गया है तो वहाँ पर बीमारी दिखाई देता है। तो इसमें जो है कई तरह की जांच पड़तालें हुई हैं। एक तो बाद में हम एक वीडियो दिखाएंगे कि कैसे इन बच्चों का जांच किया जाता है, मसल चार्टिंग। लेकिन अगर आप बायोकेमिकल करें तो बहुत पहले ये जांच निकली थी सीरम क्रिएटिनिन काइनेज, जो कि बहुत सस्ती जांच है। सारे शहर में सारे अच्छे लेबोरेटरियाँ करती हैं। क्रिएटिन काइनेज ज़्यादा हो जाता है, ये 200 के करीब होना चाहिए, ये हज़ारों में चला जाता है। जब हज़ारों में जाता है तब हम लोग सोचते हैं कि हाँ, इसका मसल डैमेज हो रही है। मसल के एंजाइम है जी। अगर मसल खराब हो तो मसल के अंदर से बाहर खून में आ जाएगी, तो खून का मात्रा एबनॉर्मल बढ़ेगी। चाहे वो दिल का दौरा हो, चाहे मसल का बीमारियां हो, या क्रश इंजरी हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी कारण से अगर मसल डैमेज हो, चाहे दिल का चाहे जिस्म का, तो CP के जो है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज ये बढ़ जाएगी। इस टेस्ट से पता चल जाता है। इससे पता चलता है कि भाई कहीं का मसल गड़बड़ है। अब ये डॉक्टर का काम है निकालना कि कौन सा, क्या ये दिल का दौरा पड़ा है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। जी। तो बीमारी का रफ्तार भी हम लोग इस क्रिएटिन काइनेज से ही देख सकते हैं, जो कि एक सस्ती जांच है, सब जगह अवेलेबल है। इसके अलावा जो है एक प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन का महत्व ये समझ लीजिए कि हम लोग जिस जिस्म को लेके पैदा हुए हैं, ये जिस्म सब समय खराब हो रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, मसल टिश्यू डैमेज हो रहा है, लेकिन उसके बदले हूबहू उतना ही बनता है। अगर 100 मसल खराब हुआ तो 100 मसल बनेगा। अगर 100 रेड ब्लड सेल खून का खराब हुआ तो 100 बनेगा। तो बॉडी इस तरह से रिन्यू होता रहता है।
जो कि स्टेम सेल बोलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी बाद में। स्टेम सेल के सहारे करते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेम सेल नहीं, मसल में एक डिस्ट्रोफिन बोल के प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के सहारे मसल रिपेयर होता है। तो उम्र के साथ साथ हर रोज कई लाख मसल्स मर जाते हैं, पुराना हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये एक नेचुरल डिस्ट्रक्शन है, जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में एपोप्टोसिस बोलते हैं। ये स्वाभाविक है, सबका होता है, लेकिन उस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के सहारे हूबहू उतना नया मसल बन जाता है, तो हम लोग कमज़ोर नहीं होते हैं। लेकिन इन बच्चों के केस में क्या होता है, आप मान लीजिए मेरा हाथ हम दिखा रहे हैं, ये जेनेटिक कोड है, यहाँ से यहाँ तक मसल बनाने का कोड लिखा हुआ है। आज चूँकि ये एक्स क्रोमोसोम ले जा रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका डुप्लीकेट भी होता है, एक्सॉन 55 बोलते हैं। ये जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है। आप सेल को जब कोई प्रोटीन बनाना हो तो एक केमिकल मैसेंजर आने यहाँ भेजती, भाई तुम जेनेटिक कोड पढ़ के आओ कि हम लोग काम कैसे करें। अगर वो आके खराब जीन पर फंस गया तो खराब नॉलेज लेके जाएगा, लेकिन अगर वो उसको स्किप करके नया डुप्लीकेट जीन पर चला गया जो स्वाभाविक है, तब वो सही मसल बना पाएगा। लेकिन ये जो स्किप करना कि भाई हम पढ़ने आए हैं, दो डुप्लीकेट, दो फोटोकॉपी है, एक फोटोकॉपी खरा है तो भाई दूसरे से पढ़ लो। जब ये क्षमता चली जाती है और जो मैसेंजर आरएनए है उसको ये नहीं पता चलता है कि भाई हम मसल का प्रोटीन बनाएं कैसे, तो बना नहीं पाता। तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की अमाउंट जो है, मात्रा जो है, जब ये कम हो जाएगी तो मसल अपने आप को रिन्यू नहीं करेगा। लेकिन जगह तो खाली नहीं रह सकता है, तो वहाँ पर फाइबर या चर्बी भर जाता है। तो मसल शक्ल से तो लगता है बड़ा ताज़ा मोटा पैर है, लेकिन अंदर में मांस नहीं है। हाथ लगेगा तगड़ा है, मोटा लड़का है, लेकिन अंदर खोखला। उसका मसल बदल के या तो फाइबर बन गया है या चर्बी टाइप का चीज़ बन गया है, जिसमें ताकत नहीं है कि वो काम करे। तो ये हो गया मसल डिस मतलब अबनॉर्मल, ट्रोफी मतलब डिजेनरेट कर गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्योंकि उसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं है जी। तो आजकल जो बड़े हॉस्पिटल्स है, टर्शरी केयर होगा, जहाँ पर ये लड़के सीपी के देख के पहले तो सस्पिशन आ गया पेरिफेरल लेवल पर, ऑर्डिनरी डॉक्टर्स ने देखा कि कुछ बच्चा ठीक से चल नहीं रहा है, उसका साइंस बतलाएंगे, तो उसने सीपी के कर लिया, करके बोले या भाई ये तो लगता है डिस्ट्रोफी है, तो वो बड़ा हॉस्पिटल में भेजेंगे। बड़ा हॉस्पिटल वाले मसल बायोप्सी करते हैं, उसमें एक नीडल डाल के छोटा सा एक टुकड़ा निकाल के उसमें खोजते हैं बायोप्सी में, भाई क्या डिस्ट्रोफिन है या नहीं, वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। तो डिस्ट्रोफिन का लेवल जो है, यूनिट भूल जाइए, 50 से 100 होना चाहिए। अगर वो 5-10 हो तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। और किस एज में हुआ, कहाँ हुआ, इस पर हम लोग अलग अलग नाम दिए हुए, लेकिन बेसिक चीज़ जो है यही है कि डिस्ट्रोफिन है नहीं, जो मसल खराब हुआ वो नया बना नहीं, बन गया और कुछ। ये जैसे मतलब बेसिक एक वही है सीपीके से, जैसे आपने बताया कि इस इन्वेस्टिगेशन से हम पता लगाएंगे कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है या नहीं। और जैसे आपने एक नॉर्मल रेफरेंस रेंज बताई कि अगर 50 to 100 वो होता नॉर्मल है, अगर उससे डेविएटेड होता है तो बायोप्सी करके वी कैन फाइंड आउट कि उसमें डिस्ट्रोफिन है या नहीं है। और आपने दूसरी स्लाइड में जैसे कि बताया था कि एज के ऊपर अलग अलग टाइप हो जाएंगे, लेकिन बेसिक उसका वही बेसिक चीज यही है, डिस्ट्रोफिन है। तो मॉडर्न टेस्ट में हम लोग एक्सॉन स्किपिंग जो बोलते हैं, ये सब हम लोग मॉडर्न टेस्ट जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हम लोग करते हैं फॉर एकदम कंक्लूसिव फाइनल डायग्नोसिस। क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज ऑफिशियली नहीं है। बोलते कि हाँ हो गया है तो संतुलित आहार दो, एक्सरसाइज कराओ, तो जो गाड़ी 50 माइल स्पीड से नीचे उतर रही थी वो 40 माइल स्पीड से उतरेगी, उतना ही हम लोग करते। लेकिन उसका कम से कम जो एक
स्टैटिक बना देना, ये हम लोग अभी तक नहीं। ऑफिशियली कर नहीं पाए। जी। अनऑफिशियली हुआ है, वो बाद में बतलाते हैं, जिसका ये मकसद है। लेकिन ऑफिशियली हुआ नहीं, लेकिन वो सारा जो है कीमती जांच है। किसी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह में अगर हो गया तो हो गया, लेकिन उतना कीमती जांच करने के पहले हम लोग को एकदम क्लियर कट आइडिया चाहिए। जैसे स्टेम सेल थेरेपी, अगर बहन को नहीं है, हम उससे स्टेम सेल लेके भाई को दे सकते हैं जिसको दिक्कत है। जिसको दिक्कत है, क्योंकि उसका स्टेम सेल लेके कमर के देंगे तो वो डिफेक्टिव है। तो अगर हम किसी भाई से लिया या बहन से लिया, तो हम लोग उसका ये एक्सॉन स्किपिंग, डिस्ट्रोफिन लेवल देख के ये हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि उसका जो भाई बहन है क्या वो फ्री है। अगर वो फ्री है तो उसका कॉर्ड ब्लड हो चाहे कोई उससे स्टेम सेल निकाल के हम लोग अगर दें सही तरीके से, उसका भी तरीका बतलाएंगे, तब ये कुछ हद तक हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की बात कोई सोच नहीं रहा है, भाई जो गया सो गया। अभी लेकिन जो बाकी है, जो हुआ बाकी बचा है, अगर हम उसको संभाल लें जी। फिर भी हम उसका जिंदगी में कुछ सुधार ला सकते हैं। और एक्सरसाइज करके उसको एक्टिवेट करके शायद उसको कुछ हद तक स्वावलंबी बना सकते हैं। यही हमारी अभी तक की आशा है। कुछ दवाइयाँ भी निकली है जिसके बारे में भी हम शॉर्ट में बतलाएंगे। उसका भी वही रोल है, वो डुप्लीकेट को पढ़ने में सहायता करता है। मज़ेदार दवाई है, मैसेंजर आने को पड़ता है ये खराब फोटोकॉपी है, इसे मत पढ़ो, तुम इसको पढ़ो। वो 13% लोगों में काम करता है, लेकिन वो भी कीमती आएगी। लेकिन कुछ भी कीमत देने के पहले हमें ठोस जानकारी चाहिए। अब आते हैं बैकग्राउंड पर, क्या संख्या है। तो करीब 10 लाख में 18 से 48 नवजात शिशुओं को ये बीमारी होने की संभावना है। तो रिस्क कम है, यानी कि भाई बहन का नहीं होने का संभावना का है, जिससे हम स्टेम सेल या कुछ लेके इलाज कर पा सकते हैं। इसका सबसे पहले 1986 में डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और बेकर का ये पहचान मिली। उसका जीन रेस्पॉन्सिबल जो था वो पकड़ा गया कि इस जीन से हो रहा है एक्स क्रोमोसोम में। और 1987 एक साल बाद ही उसमें वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन निकल गया। इस जीन के डिफेक्ट से, इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के चलते ये बीमारी हुई। तो 1987 तक हम लोग को मेडिकल जानकारी मिल गई कि गड़बड़ी है कहाँ पर। और इसमें जैसे कहा गया है कि डिस्ट्रोफिन का नॉर्मल लेवल 50 से 100 हो तो वह स्वाभाविक है, यानी कि वो बच्चा भाई या बहन बच गया। और अगर 5-10 हो यानी कि वो अफेक्टेड हो गया है। और हो सकता है कि एक भाई अफेक्टेड है, दूसरा भाई लग रहा है बिल्कुल ठीक, लेकिन उसका डिस्ट्रोफिन लेवल कम है। तो अभी से उसका फिजियोथेरेपी वगैरह करके उसका ज़िंदगी को हम लोग पहले से बेहतर बना सकते हैं, उसका डिटोरेशन रेट को कम कर सकते हैं। यानी कि बीमारी शुरू होने के पहले ही हम लोग पकड़ ले सकते हैं। इसमें संभावना है, इसमें डिस्ट्रोफिन लेवल नहीं है, तो पहले से इसको बचाओ। मतलब अर्ली इंटरवेंशन, बहुत हाईली अर्ली इंटरवेंशन हम लोग कर सकते हैं, ये एक्सॉन स्टडी और डिस्ट्रोफिन करके। तो ये इसमें एक अच्छाई है। जैसे ऑटिज्म में हम लोग पहले से पहचान नहीं सकते, इसको पहले से पकड़ सकते हैं क्या ये रिस्क में है या नहीं। अगर नहीं रिस्क में है तो शायद उसके खून से ये बचे जी। और अगर नहीं रिस्क में है तो बहुत अच्छी बात है। सब चीज़ हम लोग पहले से पता कर सकते हैं आज के ज़माने में। अब आते हैं स्टेज बाय स्टेज। इसमें 5 स्टेजेस होंगे। सबसे पहला स्टेज जो है वो है प्री सिम्टोमेटिक स्टेज, यानी कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है बच्चे में, लगता है कि बिल्कुल स्वाभाविक बच्चा है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अगर एक भाई को है तो हम लोग सस्पेक्ट करेंगे कि शायद इसके बाद जो आ रहा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, बहन कैरियर, भाई अफेक्ट हो सकता है, तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं पहले से। ज़्यादातर केसेस लेकिन सारी दुनिया में, खाली हमारे देश नहीं, सारे दुनिया में अनडायग्नोज्ड है, कोई पहचान नहीं है इसका। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तब हम लोग को खोजना चाहिए
ताकि बिल्कुल अर्ली इंटरवेंशन करके हम लोग इनके ज़िंदगी को सुधार सकें। कभी कभी इन लोगों में कोई और बीमारी के चलते टेस्ट किया, इत्तेफाक से शायद मसल में कभी चोट लग गया हो, डॉक्टर जाने से भाई मसल तो क्रश हुआ है एक्सीडेंट में, देखो भाई कितना क्रिएटिन काइनेज है, आज जो कि 200, 250, 300 होना चाहिए वो निकल गया 4,500-5,000, वो पकड़ा गया। तो इस तरह से किसी और बीमारी के डायग्नोस के चक्कर में ये निकल आता है। लेकिन अगर अच्छा थेरेपिस्ट हो, अगर उसका नज़र खुला रहे, वो पहचान लेगा कि इसका गेट ठीक नहीं है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना बतख जैसा चाल, वॉडलिंग गेट जिसको हम लोग बोलते हैं, लड़कते लड़कते चलना, तो ये वॉडलिंग गेट शुरू से आ जाता है। आज चूँकि स्पीच भी मस्कुलर है तो इसका जो उच्चारण है, बोलने का ढंग है, वो भी अफेक्टेड होगा। मुंह थोड़ा सा ब्लोटेड हो लगेगा क्योंकि ये जो मसल्स है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, तो गोल गोल मुंह हो जाएगा, गोल गोल चेहरा, क्योंकि जो नॉर्मल रिंकल्स हैं जो कि मसल का ही है वो नहीं होगा, तो एक राउंड फेस आ जाता है। अगर हमें टाइम मिले तो जो वीडियो दिखाएंगे उसमें आप देखेंगे उस बच्चे का कैसा राउंड फेस, अभी उसका चेहरा बदल गया है, इलाज हुआ है उसका। और ज़्यादातर केसेस इस स्टेज में हम लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन अर्ली एम्बुलेटरी स्टेज जो है, अर्ली एम्बुलेटरी स्टेज में ये बच्चे जो है अब अफेक्टेड हो गए हैं पैर से आमतौर में। तो पैर से जब अफेक्टेड हो जाएगा तो वो लोग खड़ा नहीं हो सकते, तो उनका एक टिपिकल ये है कि अपने ही हाथ से पैर को पकड़ के धीरे 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 अपने आप को उठाना। इसको हम सीरियल फोटो अभी दिखाएंगे आपको। तो ये गोवर बोल के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, गोवर्स मैनूवर बोलते हैं। अगर कोई भी लड़का ठीक से चल नहीं रहा है और इस तरह से अपने आप को खड़ा करे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसके बाद आप अपना टेस्ट करते रहिए। इनको हाथ के सपोर्ट के बिना जांग पर हाथ रख के अपने आप को ठेल के, जैसे उसको पैर ही लाठी है, पैर को लाठी के तरह इस्तेमाल करके अपने आप को खड़ा करना, यही है गोअर साइन। और वॉडलिंग टाइप गेट अब बढ़ गया है क्योंकि उसका हिप में जो मसल्स है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस, इलियोपसोअस, अब वो अफेक्ट होने लगा है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ उसमें अब स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो वॉडलिंग करके चलता रहेगा, टो पर चलेगा और एंकल नी पर स्टिफनेस आने लगेगा क्योंकि फाइबर्स आ गए हैं। अब तो मसल है नहीं जो स्ट्रेच होगा, अब कॉन्ट्रैक्चर्स थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू कर जाएगा। अभी भी ये सीढ़ी चढ़ पाता है, लेकिन चढ़ते समय इसका टिपिकल जो है ये धीरे धीरे चढ़ेगा। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, एक स्टेप रखा, फिर अगला स्टेप पे चले गए, फिर अगला स्टेप पर चले गए, लेकिन ये क्या करेगा, एक स्टेप पर गया, दूसरा भी वहीं ले आया, फिर एक स्टेप गया, उसको भी वहीं ले आया। इस तरह से रेलिंग पकड़ के दोनों पैर एक के बाद एक स्टेप पर रख के तब चढ़ पाता है। लेकिन अभी भी ये स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकता है, क्रॉल करके बाथरूम जाके अपना काम कर सकता है, वहाँ तक मोबिलिटी इसमें है क्योंकि अभी भी ये अर्ली एम्बुलेटरी स्टेज में है। और आमतौर में हार्ट का और फेफड़े का मसल ठीक है, लेकिन अगर ये कर रहा है, इसका हार्ट का इकोकार्डियोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये मसल तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट का मसल अगर है तो हमारे पास दवाइयाँ हैं कि हार्ट के मसल को हम लोग कुछ हद तक मजबूत कर सकते हैं जी। तो इकोकार्डियोग्राम अर्ली एम्बुलेटरी स्टेज में हो जाना चाहिए एज ए बेसलाइन मार्कर। इकोकार्डियोग्राम हार्ट का अल्ट्रासाउंड और छाती में मशीन में फूंकते हैं, लेते हैं, फूंकते लेते हैं, कितना लंग काम कर रहा है जी। ये दोनों इस स्टेज में हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब जैसे आपने बेसिक बताया था, डिस्ट्रोफिन हमने फाइंड आउट किया सीपी के लेवल करके,
और उसके साथ साथ कहीं और की मसल्स इन्वॉल्व तो नहीं है, तो उसके लिए चेस्ट और हार्ट का आपने बताया एको करवाएंगे। हाँ। और पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि हार्ट और लंग्स की मसल्स ठीक से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। क्योंकि ये बच्चा जो है कमज़ोर पैर या हाथ से इसके डेथ नहीं होगी, इसका डेथ होगा लंग की कमजोरी से, निमोनिया से, या हार्ट की कमजोरी से, हार्ट फेलियर से। जी। इसका जो लाइफ रिस्क है वो पूरा छाती में। तो छाती पर हमें सख्त ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली हाथ पैर का फिजियोथेरेपी किए जा रहे हैं। मसल्स सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मसल में भी मसल है, इन्वॉल्व होती मसल हैं। मसल है, जी। चाहे वो हार्ट का हो चाहे पैर का हो। लेकिन हाथ पैर क्रिटिकल नहीं है, हार्ट और लंग ये क्रिटिकल है। जान यहाँ है। अब देखिए, ये है गोअर्स मैन्यूवर। सबसे पहला तस्वीर में बच्चा लेटा हुआ है, उसके बाद टर्न कर रहा है। तीसरा फोटो थोड़ा सा कवर हो गया है। खैर, आप फोर्थ फोटो फर्स्ट लाइन में देख पा रहे हैं कि वो बच्चा जो है अब ऊपर उलट गया है। अब धीरे धीरे नीचे रो में आइए, वो हाथ और पैर के सहारे उठने का कोशिश कर रहा है। तीसरा फोटो में जिसको हम मैग्नीफाई किए देखिए, उसका बाएं हाथ जांग पर है, जिसका सहारा लेके ठेल के उसने खड़ा हुआ। ये है गोअर्स मैन्यूवर, यानी कि पहले उलट गया, चारों हाथ पैर पर अपना छाती पेट को उठाया, फिर बाएं हाथ देखिए जांग पर रख के ठेल के धीरे धीरे अब खड़ा हुआ। ये है गोअर्स मैन्यूवर। अगर ये है तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी का चांसेस है। नेक्स्ट जो स्टेज आता है लेट एम्बुलेटरी स्टेज, जो हम आगे बोलने जा रहे हैं, कुछ इलाजें निकली है, वो लगभग यहाँ तक है। क्योंकि ये बच्चा अभी भी चल पाता है। इस केसेस में हम लोग जो नापते हैं कि 6 मिनट में वो कितना दूर चल सकता है। 6 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस जो है, ये दुनिया भर में एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रोग्रेस नापने का ये एक यार्डस्टिक है। हम लोग कोई भी इलाज करें, हमें दिखाना पड़ेगा कि 6 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस ये बढ़ा है कि नहीं। मतलब एक पेशेंट 6 मिनट में कितना वॉक कर कर पाता सकता है, कितना दूर जा सकता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। वो हमको कैलकुलेट करना है। दुनिया भर में यही यार्डस्टिक है, 6 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। जी। अगर हम कोई इलाज करके, अगर जो लड़का मान लीजिए कि 400 गज जा रहा था, 500 गज चल गया, तब हम बोलेंगे कि हमने जो भी इलाज किया, चाहे वो पीटी हो, चाहे कोई दवाई हो, चाहे हाइपेबेरिक हो, चाहे स्टेम सेल हो, चाहे कुछ और भी नया चीज़ निकल जाए, सबूत यहाँ पर है। डिस्ट्रोफिन लेवल देखिए, कोई भी माँ का दिल चुभता है जब उसका बच्चे को पैर में सुई डाल के बायोप्सी किया जाएगा। दुनिया में कोई भी माँ बार बार करने नहीं देगी। एक बार डायग्नोसिस के लिए मान जाएगी, शायद बार बार नहीं मानेगी। क्रिएटिनिन हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो सारे जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेजिव, यानी कि हम कहीं छेद करके खून निकाल के मांस निकाल के तब जांच कर रहे हैं, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। तो दुनिया भर में यही यार्डस्टिक है। कोई भी थेरेपिस्ट अगर कहे कि हमने इम्प्रूव किया, तो मेरा सवाल 6 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस कितना बढ़ा, कितना दिन में बढ़ा, यही है इसका। तो वॉकिंग जो है इसमें प्रोग्रेसिवली अब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये वॉक कर पा रहा है, इसीलिए लेट एम्बुलेटरी स्टेज बोल रहे हैं हम। नॉन एम्बुलेटरी में पहुंचा नहीं है, ये 3rd स्टेज है। चाहे कम है लेकिन एम्बुलेशन है, स्टिल प्रेजेंट है, अभी भी है। गेटिंग अप फ्रॉम फ्लोर गावर्स माउंडर से भी बहुत मुश्किल से धीरे धीरे लेकिन खड़ा कर लेता है। टाइम ज़्यादा ले रहा है, मेहनत दोनों हाथ से ठेल रहा है, लेकिन खड़ा हो जाता है। क्लाइंबिंग स्टेज में बहुत कस के सीढ़ी का रेलिंग पकड़ के अपने आप को घसीट के ऊपर उठा लेगा। अभी तक थेरेपिस्ट अगर इंटरवेंशन हो, इसमें सिर्फ
OTPT नहीं, स्पेशल एजुकेटर स्पीच का भी ज़रूरत है। और हम मेरे पास जो माता पिता आते हैं कई कारण से, हम उनमें एक बहुत बड़ा गलतफहमी समझते हैं कि स्पेशल एजुकेटर का मतलब हो गया कि वो उसको पढ़ाई लिखाई करा देगा स्कूल का, और स्पीच का मतलब वो तोतला को बोला देगा। बिल्कुल गलत बात है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि 4 थेरेपीज है। फिजियोथेरेपी यानी कि बॉडी को मजबूत कर देना, जॉइंट्स को मोबिलाइज कर देना ताकि वो वजन ले सके। दूसरा ऑक्यूपेशन थेरेपी, जो बॉडी को सिखाएगा कि इस बॉडी को जो फिजियोथेरेपी मजबूत कर चुका है उसे काम कैसे निकालें। तीसरा स्पेशल एजुकेशन का मतलब ABCD नहीं, रोज़मर्रे की ज़िंदगी सिखा देना, अपनी भाषा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सिखाना, हाथ कैसे पकड़ते हैं छोड़ते हैं, गिलास कैसे पकड़ते हैं, पानी चाहिए तो कैसे बोलेंगे, रोटी चाहिए तो कैसे बोलेंगे, अपना टॉयलेट का काम कैसे करेंगे, कपड़ा लत्ता पहनना खोलना, और सब रोज़मर्रे की ज़िंदगी की ADL ट्रेनिंग और सारा का सारा स्पेशल एजुकेशन में आ जाएगा। चौथा स्पीच थेरेपी मतलब स्पीच नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी मसल्स की एक्सरसाइज, चबाना, स्वॉलो करना, हार्ड पैलेट कंट्रोल, सॉफ्ट पैलेट कंट्रोल, थूक लटक रहा है उसको संभालना, सारी बातों को ब्रीदिंग करना, सब चीज़ मिला के स्पीच थेरेपी है। तो ये डिसेबिलिटी फील्ड में जो बच्चों को हम लोग डील कर रहे हैं, इसमें स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशल एजुकेटर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही इस बच्चे को सिखाएगा कि एक परिवार का इंडिपेंडेंट सदस्य कैसे बने। जी। OTPT है, बॉडी को मजबूत कर रही है। तो हर अपने थेरेपी का अपना एक सिग्निफिकेंस है कि कौन सी थेरेपी किस तरह से बच्चे को प्रमोट करती है। हाँ, और ये कभी नहीं सोचे कि फिजियोथेरेपिस्ट ही इम्पोर्टेंट है या ऑक्यूपेशन थेरेपी, नहीं, सबका अपना रोल है और सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चा खाली हाथ पैर या स्पीच नहीं, वो एक इंसान है। इंसान में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और ये जो लेट एम्बुलेटरी स्टेज है ये लास्ट चांस है बच्चे का ज़िंदगी को सुधारना, डिटोरिएशन को कम करना। होगा डिटोरिएशन फिर भी, लेकिन क्या वो 10 साल का ज़िंदगी है, ये 15-20 साल की ज़िंदगी है, ये थेरेपिस्ट पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। जी सर, जैसे कि आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप डिस्कस कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स से, और अभी तक हमने देखा कि डिपेंडिंग ऑन एज और अलग अलग फैक्टर्स के साथ हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को। अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि प्री सिम्टोमेटिक, एम्बुलेटरी, अर्ली एम्बुलेटरी, लेट एम्बुलेटरी, ये इन स्टेजेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि बच्चे का अभी प्रेजेंट लेवल क्या है, और उसी के बेसिस पे हम आगे मैनेजमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। बाकी की डिस्कशन करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।
The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्व इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स। तो आइए इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत है और हमें उसके साथ कैसे वर्कआउट करना है। हम लोग बात कर रहे थे थेरेपी का।
तो थेरेपी में जैसे हमने कहा था वॉकिंग धीरे धीरे और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, उसको फ्लोर से उठना इवन विद गोअर्स मनूवर के सहारे भी उठना मुश्किल हो जाएगा। स्टेयर क्लाइंबिंग में अभी भी बहुत दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस स्टेज पर थेरेपिस्ट के बिना उसका गुजारा नहीं है। बहुत ज़रूरी है, कारण थेरेपिस्ट का मतलब फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, चारों का इसको ज़रूरत होगा इस स्टेज में। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि हम लोग याद नहीं रखते हैं, इसका दिमाग आमतौर में ठीक है, अब तक ये जान चुका है कि मेरा आयु सीमित है, हम धीरे धीरे बेकाबू बेजान होते जा रहे हैं। उसके ऊपर से कितना बड़ा एक हादसा गुजर रहा है ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो जानता है कि मौत हमें देख रही है और कुछ नहीं हो रहा है मेरा, हम खराब होते जा रहे हैं। उसके ऊपर से कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल बोझ है, इसके बारे में बहुत कम लोग सोच। लोग खाली देखते हैं कि उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको दिल पर क्या गुजर रही है ये तो कोई नहीं देखता है। तो इस स्टेज में साइकोलॉजिस्ट का हेल्प, सहारा देना, फैमिली के तरफ से भी सहारा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक सब लोग जान चुके हैं इसका क्या हालत है। ये एक तरह का टर्मिनल कैंसर जैसा होता है। टर्मिनल स्टेज आते आते कैंसर मरीज को बोले चाहे नहीं बोले उसको पता चल जाता है। जी। इस बच्चे को भी ये अब तक टीनेज हो चुका है, शुरू हुआ तो टीनेज के पहले, लेकिन अब तक इसकी उम्र 12, 13, 14, 15 साल हो चुका है। अब ये जानता है कि मेरा आगे क्या है। तो साइकोलॉजिस्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में। अब आ गए कि पार कर गया एक तरह का लक्ष्मण रेखा, अब आ गया अर्ली नॉन एम्बुलेटरी स्टेज, माने कि अब ये चल फिर नहीं सकता है, व्हील चेयर बाउंड हो गया है, लेकिन शायद हाथ अभी भी काम कर रहा है, पैर गया है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस, इलियोसोआस, लैटिस ये सब चला गया है। ये लैटिस मसल जो है ये पहले जाता है, तो एक सीढ़ी के बैसाखी को भी पकड़ के चलना जी। इसके लिए, उसके लिए भी यही मसल चाहिए जी। उसको ठीक से पकड़ ले। ये मसल भी अब काम नहीं कर रहा है। तो इसमें इनिशियली तो अपने आप को व्हीलचेयर में बैठा देगा, लेकिन बाद में इसको सपोर्ट लगेगा बिस्तर से उठ के व्हीलचेयर में बैठने के लिए। इसको इस समय रेगुलर इनकरेजमेंट देना होगा कि जब तक तुम करते रहोगे तुम कुछ हद तक ठीक रहोगे। मुश्किल की बात यह है कि हम भी जानते, वो भी जानते दिल में कि वो पूरा ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका मतलब नहीं कि हम उसको छोड़ दें, कुछ तो उसका सहायता करना ही है। और इसको इनकरेज करेंगे कि स्कूल गेम्स में एक्टिविटी इनकरेज करो। ठीक है, क्रिकेट खेल नहीं सकते, स्कोर कीपिंग तो करो तुम वहाँ पर बैठ के, है ना। चेस खेल सकता है, जी। लूडो खेल सकता है, स्टिल कुछ है, कुछ है उसमें, कार्ड्स खेल सकता है, पेंटिंग कर सकते हैं। हाथ अभी भी काम कर रहा है, पहले पैर जाता है आमतौर में, बाद में हाथ। तो वो जो भी उसमें एबिलिटी है, उस एबिलिटी में जो भी फिट करता है उस तरह के एक्टिविटीज़ में स्कूल में उसको पार्टिसिपेट करवाएं। जी। और ये वो पोजीशन है, चूँकि उसका बैकबोन मसल्स अफेक्ट हो रहा है तो उसका स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा होगा। अगर स्पाइन टेढ़ा हुआ तो नर्व पर प्रेशर पड़ के उसको दर्द होगा। तो स्पाइन में उसको सिखाना पड़ेगा स्पाइन को सीधा रखो, ज़रूरत हो तो स्पाइनल ब्रेस या एडेप्टेड चेयर देके बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है। वहाँ से 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो चला जाएगा लेट एम्बुलेटरी स्टेज में। ये है 5th स्टेज। जी। तो यहाँ पर अपर लिम्ब फंक्शन एंड मेंटेनेंस अ गुड पोस्चर में अब हाथ भी उसका एफिट, हाथ को उठाना, सामने से अलग मसल है, साइड से अलग मसल है, पीछे अलग मसल है, तीनों में हम लोग को देखना पड़ता है। ये सारे मस्कुलर मूवमेंट हाथ का भी अब अफेक्ट होने लगता है। और इसमें अगर रेगुलर फॉलोअप करके एक्सरसाइज दे के करें तो फ़ायदा होता है, लेकिन यहीं पर एक उल्टा असर आ जाता है। सेरेब्रल पॉलिसी हो या अर्ली नॉन एम्बुलेटरी स्टेज हो, ओटीपीटी तो जम के कर सकते हैं, लेकिन अब जब ये लेट नॉन एम्बुलेटरी में आ चुका है
हाथ भी अफेक्टेड है तो शायद उसका हार्ट मसल और चेस्ट भी अफेक्ट हो चुका है। जी। यहीं पर काम आएगा वो जो शुरू में बोले थे एकोकार्डियम कम लेना। अब एको करके देखना होगा Comparison क्या उसका करके। हार्ट ठीक है। जी। अगर हार्ट कमज़ोर हो गया है और इस बच्चे को ज़्यादा एक्सरसाइज दिया गया तो एक्सरसाइज टेबल पर वो उसका हार्ट फेल करके वो ख़त्म हो सकता है। यानी कि इस समय जो है थेरेपिस्ट को बहुत जानकारी चाहिए कि हम कितना थेरेपी दें, कितना स्ट्रेन करें ताकि हार्ट में स्ट्रेन नहीं हो। अगर हार्ट फेलियर हुआ ख़त्म, तो एकोकार्डियोग्राम चाहिए हर 6 महीने पर। अभी हर 6 महीने देखना होगा हार्ट फेलियर तो नहीं है, ये उधर जा तो नहीं रहा है। अगर उधर जा रहा है तो एक्सरसाइज मेरा जहाँ हम 1 घंटा करते थे अब 15 मिनट करके 4 घंटे में 4 बार करेंगे, देंगे उतना। लेकिन छोटा सा 10 मिनट, ये 15 मिनट करके आधा घंटा छोड़ देंगे। वो डिपेंड करता है पेशेंट की पेशेंट की क्या कंडीशन है। कैपेसिटी है, उसका हार्ट क्या लोड ले सकता है। जी। यहाँ पर अगर ओवर एंथुजियास्टिक कोई थेरेपिस्ट आ गया तो बच्चे को वहीं मार देगा। तो ये नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज जरूर ठीक है लेकिन हार्ट को बचाते हुए। अब मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा था कि स्पेशल एजुकेशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवन दो ये मसल अफेक्टेड है लेकिन इसमें ब्रेन भी कुछ हद तक अफेक्ट होता है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट का इस समय सहारे का बहुत ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी याद रखें यही फाउंडेशन है, बुनियाद है सारा थेरेपीज़ का, जो कि मसल्स को सपल और डिफॉर्मिटीज से बचाता है। लेकिन जो भी थेरेपी करे, फिर से बोल रहे हैं, हार्ट, दिल और फेफड़े की जो चेस्ट की जो मसल्स है इसको बचाते हुए, क्योंकि अगर ओवर स्ट्रेन हुआ तो हार्ट फेलियर मौत का कारण बन सकता है इस स्टेज में। लेट एम्बुलेटरी जो खतरनाक स्टेज है कि अब ये ऑलमोस्ट एंड में आ रहा है, वहाँ भी स्पेशल एजुकेटर और रोल है उसका। और स्पेसिफिक हेल्प फॉर डीलिंग विद लॉस ऑफ एबिलिटी टू वॉक, क्योंकि अब चूंकि ये चल नहीं पा रहा है, इसके मन में डिप्रेशन आएगा, सब चीज़ छोड़ देगा, वो खाना छोड़ देगा, गुस्सा करेगा। उस समय उसको साइकोलॉजिस्ट और फैमिली हेल्थ का सख्त ज़रूरत है। दवाई यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, स्टीरॉयड ग्रुप बोलते हैं। स्टीरॉयड ग्रुप बॉडी में एक किडनी के ऊपर छोटा ग्लैंड है, वहाँ से बनता है। एक ग्रुप होता है जो कि इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉयड बोलते हैं, वही हम इसमें देते हैं। एक होता है बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉयड, जो जिम वाले चोरी छुपे खिला देते हैं। बिल्कुल नहीं दें, उसके बारे में बाद में आते हैं। बिल्कुल नहीं दें, वो खतरनाक है, बच्चे को मार देगा। अगर कोई जिम वाले बोले अरे भाई इससे तो हम लोग साधारण आदमी को गामा पहलवान देते हैं, इस मस्कुलर डिस्ट्रोफी को भी ठीक कर देते हैं, उसको जूता मार के बाहर निकाल दीजिए। उस ग्रुप का दवाई इसमें एक सख्त खतरनाक साबित हुआ है। तो वो बिल्कुल नहीं देनी। बिल्कुल नहीं देना है वो दवाई। इसको जो चाहिए बिल्कुल डॉक्टर के नज़र में रखते हुए, ये कोई थेरेपिस्ट का काम नहीं है, कोई ट्रेन डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन जो कि जानता है कि छोटे बच्चों में एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, खास करके हम लोग डेफ्लाजोकॉट इसमें यूज़ करते हैं, वही सेफेस्ट माना गया। पहले हम लोग प्रेडनिसोलोन देते थे, अब उसका भी एडवांस जनरेशन डेफ्लाजोकॉट आया है जो कि सेफ्टी में एक कदम आगे है जी। और ये देना है महीनों तक, बरसों तक, तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। डेफ्लाजोकॉट जो है इन्फ्लेमेशन घटा के मसल का ज़िंदगी बढ़ा देता है, एपोप्टोसिस को कम कर देता है, ताकि मसल जिस रफ्तार से ख़त्म हो रहा था वो रफ्तार कम हो जाए। ख़त्म तो होगा लेकिन उसका रेट ऑफ डिजेनरेशन जो है ये कम हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड थेरेपी है, वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, सारे मेडिकल किताबों में लिखा हुआ है। तो ये पहला और एकमात्र दवाई है जो कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में अलाउड है। बाकी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल या फेल्ड, उसका भी लिस्ट दिखाएंगे।
इन बच्चों में जैसा मैंने कहा था ये मसल की बीमारी है, तो जब छाती का मसल अफेक्ट होगा तो ये बलगम को बाहर निकाल नहीं पाएगा। तो वीक अगर हो गया, बलगम जम गया, तो बात बात पर इसको छाती का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन बच्चों में इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकॉकल वैक्सीन देना जायज़ जरूरी है, ताकि इसका इम्यूनिटी बन जाए और छोटी बातों पर ये बीमार नहीं पड़े। पुष्टिकर भोजन चाहिए, ताज़ा फल जिसमें विटामिन सी बढ़े हो, ये सब चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूमोकॉकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन चीज़ों का इन बच्चों में अच्छा रोल पाया गया है। जी। तो जो अप्रूव ड्रग्स है, लिस्ट यहीं ख़त्म। अब देखिए कि बाकी क्या यूज़ हो रहा है। फिजियोथेरेपी बिल्कुल सही करना है, लेकिन सावधान, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि ज्यादा- आपने बताया हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, हाँ। बच्चे में स्ट्रेंथ कम हो जाती हाँ। है, तो आपने बताया कि फिजियोथेरेपी बहुत लिमिटेड यूज करनी है। हाँ। और वो थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे की कंडीशन देखे और उसको नॉर्मलाइज रखे हाँ, करें। और हार्ट पर स्ट्रेन नहीं हो। जी, सबसे ज्यादा जरूरी। हाँ, हार्ट पर स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट का काम है रेंज ऑफ मूवमेंट को ठीक रखना, जॉइंट टाइटनेस जो कि नीज में काफ़ी होता है और एंकल में होता है, उसको प्रिवेंट करना। ऑर्थोपेडिक सर्जन का ज्वाइन करके टेंडन लेंथनिंग अगर ज़रूरत हो तब, और अप्रोप्रिएट व्हील चेयर। आज पहले तो मोटर मैनुअल आते थे, अब मोटराइज्ड आ रहे हैं। अगर मोटराइज्ड व्हील चेयर, ज़्यादा कीमत नहीं है, भारत में भी अब बन रही है, उसके सहारे काफ़ी लेट स्टेज तक बच्चा में मोबिलिटी रहेगा, तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हम अपने मर्जी के मुताबिक जहाँ मर्जी जा सकते हैं। जी। मकान जो है ग्राउंड फ्लोर में लेने का कोशिश करें और व्हील चेयर फ्रेंडली कर दे, ताकि सब जगह रैंप हो। बाथरूम में भी साइड में रॉड्स लगा रहते हैं, अडेप्टेड बाथरूम जो हो, ताकि उसको पकड़ के वो व्हील चेयर से टॉयलेट सीट पर अपने आपको रख सके। तो ये सब एडेप्टेशन जो होता है, जो कि कई अच्छी संस्थाएं सिखाती हैं कैसे होता है, वहाँ से जाके सीख के ये अडेप्ट कर सकते हैं। तो एडेप्टेड व्हील चेयर, एडेप्टेड टॉयलेट, एडेप्टेड बेड, एडेप्टेड चेयर, सब चीज़ इसके लिए अगर हो तो ये काफ़ी हद तक स्वावलंबी बन सकता है, काफ़ी सालों तक। ड्रग थेरेपी में फोकस सिर्फ एक दवाई पर है, वो है स्टीरॉयड। सब स्टीरॉयड नहीं, कॉर्टिकोस्टीरॉयड जो इन्फ्लेमेशन घटाए। बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं। मेडिकल सुपरविजन में करना है, इससे रेंज ऑफ मूवमेंट और इंडिपेंडेंस काफ़ी दिन तक रहेगा। जॉइंट टाइटनेस प्रिवेंट हो सकता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का हेल्प हम लोग को ज़रूरत हो तो लेना पड़ेगा। लेकिन स्टीरॉयड का खतरा क्या है? स्टीरॉयड में भी खतरा है कि ज़्यादा दिन देने से स्टीरॉयड्स हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि स्टीरॉयड का काम है हड्डियों से कैल्शियम निकाल के पेशाब में निकाल देना। तो जब हड्डी से कैल्शियम निकल जाएगा तो वो अपने आप हाँ। वीकनेस हो जाएगी। तो उसको वीकनेस जो होगी, तो उस वीकनेस को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह सोच जी। समझ के बच्चे के ज़रूरत के मुताबिक देना पड़ेगा। ज़्यादा कैल्शियम देंगे तो किडनी स्टोन हो सकता है, तो विटामिन डी दे सकते हैं, कैल्सिटोनिन दे सकते हैं, ताकि हड्डी कमज़ोर नहीं हो। ये कीमत है स्टीरॉयड का। ये पूरा इम्यूनिटी को वीक कर देता है, जिसके चलते जैसे रूमेटॉइड वगैरह आर्थराइटिस बीमारी है, ब्लड कैंसर बीमारी है, जहाँ पर इम्यूनिटी सेल्स पागल हो जाता है, उसको सप्रेस करने के लिए भी हम लोग कॉर्टिकोस्टीरॉयड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉर्टिकोस्टीरॉयड यूज़ होगा, उस बच्चे में ना तो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ना तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। उसका नॉर्मल इम्यूनिटी है, जिसको सप्रेस हो जाएगा कॉर्टिकोस्टीरॉयड से। नॉर्मल इम्यूनिटी जब सप्रेस हो जाएगा, तब बात बात पर उसको इन्फेक्शन होने का डर होगा। तो इस बच्चे के पास फ्लू या सर्दी खांसी जुकाम लेके कोई नहीं आए, न तो ये बच्चा किसी के पास जाए जिसमें कम्युनिकेबल बीमारियां हो,
क्योंकि इसमें खतरा है कि ये उस बीमारी को चट से पकड़ लेगा। क्योंकि उसकी उसकी इम्यूनिटी नहीं, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं। जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का कीमत है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में देयर इज नो फ्री ब्रेकफास्ट। कुछ पाना है तो कुछ देना है, मसल बचाना है तो इम्यूनिटी देना है। इम्यूनिटी देना का मतलब वो एक प्रोटेक्टेड लाइफ उसको जीना पड़ेगा। इन्फेक्टेड पेशेंट के पास न तो वह जाएगा, न तो इन्फेक्टेड पेशेंट उसके पास आएगा। बचा के रखना है। यहीं पर न्यूमोकॉकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का भी रोल आ जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड खानदान का नियम है कि जिस्म से नमक और पानी निकलने नहीं देता है, तो पूरा बॉडी ब्लोट हो जाता है, मुंह गोल हो जाता है। इसको मून फेस बोलते हैं। आमतौर में जो कवि लोग हैं वो बोलते हैं चांद सा मुखड़ा, लेकिन बिल्कुल ये चांद सा मुखड़ा नहीं, एक एबनॉर्मल गोल मुंह चेहरा हो जाता है, जिसको मून फेसिस हम लोग बोलते हैं। इसके मतलब पूरा बॉडी में वाटर लॉगिंग हो गया है, और वो भी स्टेरॉइड्स के वजह से। तो इसमें जो है नमक संतुलित मात्रा में देना है, पानी का मात्रा कम रेगुलेट करना पड़ेगा, जो बच्चे को ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द सीज़न। गर्मी में कम ज़्यादा देना पड़ेगा, जाड़े में कम देना पड़ेगा। इस सीज़न डिपेंडेंट उसको संतुलित नमक और पानी देना पड़ेगा, ताकि स्टीरॉयड का जो वाटर लॉगिंग है वो नहीं हो। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त भूख आता है स्टीरॉयड में। जो भी स्टीरॉयड लेता है उसको बहुत भूख लगता है, और वो जम के खाता है। जम के खाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा। बॉडी वेट बढ़ेगा, मसल में ताकत है नहीं, वो नहीं चल पाएगा। तो इसको उतना ही एक बैलेंस डाइट देना चाहिए, उम्र के हिसाब से, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो उसे ज़रूरत हो। और अगर भूख देखते हुए खिलाया जाए, ओवरवेट हो जाए, वैसे ही सॉल्ट वाटर से तो ओवरवेट होगा जी। उसके ऊपर से अगर उसमें वज़न बढ़ गया तो उसका कमज़ोर पैर उसको संभाल नहीं पाएगा, वो और जल्दी नॉन एम्बुलेटरी हो जाएगा। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं ले सकते, उसके साथ बहुत सारे सराउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल्स के साथ हमारे व्यूअर्स को बताया कि अगर इम्यूनिटी वीक हो गई है तो वो स्टेरॉइड्स की वजह से हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स अगर खाते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है, उससे वेट भी बढ़ता है, और उससे एम्बुलेटरी से नॉन एम्बुलेटरी जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें सारे फैक्टर्स एक साथ लेके ही आगे मैनेजमेंट प्लान करना। इसीलिए एक डॉक्टर के सुपरविजन में ये होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई थेरेपिस्ट की काबिलियत नहीं है। एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जो समझता हो कि एक बच्चे में स्टीरॉयड कैसे यूज़ किया जाता है, या बच्चा हो चाहे एडल्ट, फिजिशियन, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड फिजिशियन, जिसको स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता हो। स्टीरॉयड्स क्या अच्छा करता है ये तो अली गली के डॉक्टर को पता है, लेकिन स्टीरॉयड कितना नुकसान करता है और उससे कैसे बचे, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का कहानी है। तो उसके सुपरविजन में हो, क्योंकि वैसे ही ये बीमारी खतरनाक है। नॉन एम्बुलेटरी स्टेज में जब बच्चा जाएगा, इसका मतलब है उसका पूरा बॉडी अब अफेक्ट होने लगा है। तो लंग फंक्शन और मेंटेनेंस ऑफ गुड पोस्चर, ठीक से बैठना अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसमें सांस लेने में और ठीक से बैठने में इसको ज़्यादा दिक्कत होगी। इस समय कई तरह की इक्विपमेंट और एडेप्टेशंस की ज़रूरत है। एडेप्टेड व्हील चेयर, एडेप्टेड टेबल, एडेप्टेड स्पून, नेबुलाइज़र, ये सब की ज़रूरत होगी। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, रोज़मर्रे की ज़िंदगी की कामों में भी अब इसको काफ़ी गाइडेंस का ज़रूरत है। स्टीरॉयड तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट, क्या भोजन देना, कैसे इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, इस पर बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। साल में 2 बार हार्ट और चेस्ट का मसल चेकअप ज़रूरी है। एकोकार्डियोग्राम, पीएफटी, कहीं वहाँ पर खतरा तो नहीं है, ताकि हम पहले से उसका अर्ली मैनेजमेंट कर सकें। और ये सब अगर हम कर सकें तो काफ़ी लोग एडल्ट लाइफ तक चले जाते हैं, जो कि पहले टीनेज में ही ख़त्म हो जाते थे। अब कई बच्चे जो हैं एडल्ट लाइफ तक जा रहे हैं
विथ प्रॉपर केयर। अब इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट जो है उसमें जेनेटिक टेस्टिंग आ जाती है। जी। तो जेनेटिक टेस्टिंग में जो है मसल डिस्ट्रोफीज कई टाइप के होते हैं। तो हमें अब जानना जरूरी पड़ गया है कि किस टाइप का मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, क्योंकि कुछ चीज़ों में कुछ नए नए साधन आ रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड चूँकि इन चीज़ों में अभी रिसर्च हो रहा है, तो अलग अलग मस्कुलर डिस्ट्रोफी में अलग अलग प्रोसीजर्स, दवाइयाँ अभी रिसर्च स्टेज में है। और क्लिनिकल ट्रायल जब होता है आमतौर में वो फ्री होता है। जी। ये रिस्की है। पेशेंट को बोला जाता है कि आप जब मर्जी बिना किसी कारण दिए हुए निकल आ सकते हैं ट्रायल से। पेशेंट को हर तरह की जानकारी दी जाती है, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है, सब चीज़ बतलाया जाता है। लेकिन जिस चीज़ का कीमत लाखों लाख में है वो फ्री में होता है। क्लिनिकल ट्रायल का ही मतलब है। तो जिसमें साहस है, अगर उसका डायग्नोसिस ठीक से पता चल गया, अगर उसके देश में ये ट्रायल हो रहा है तो उम्मीद है कि उसे फ्री में मिल जाएगा। कुछ जगहों पर कोई रिसर्च ग्रांट नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका कॉस्ट प्राइस है उस पर कर रहे हैं। अब ये सही है गलत है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि इन चीज़ों पे कोई कानूनी अभी तक बना नहीं है। हाँ, ये है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ये हक है कानूनी कि अगर 2 डॉक्टर बोले कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, ये मरने वाला है, प्रॉपर सर्टिफाइड है, इसका कुछ नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस में किसी भी शास्त्र में इसका कोई इलाज नहीं है, तब हेल्सिंकी प्रोटोकॉल पैराग्राफ 35 के तहत एक डॉक्टर को कानूनी हक है कि सारा डिटेल्स दे के कॉस्ट प्राइस पर वो एक नया ट्रीटमेंट कोशिश कर सकता है, जिस पर डॉक्टर का पूरा जानकारी के मुताबिक, सब चीज़ तो नहीं जानती लेकिन काफ़ी हद तक जानकारी हो, और वो जानता है कि नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा कि नहीं भगवान जाने। ये सारा चीज़ उसको लिखित रूप में पेशेंट को दे देना होगा, जो पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट होता है। यानी कि पेशेंट उस स्टडी का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वो हर चीज़ जानता है कि जो डॉक्टर जानता है सब उसको सिखाया जाता है, बतलाया जाता है। मरीज का पेरेंट्स कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर का फ़र्ज़ है सब सवालों का जवाब देना। जी। सब सवाल का जवाब दे के पूरा कन्विंस होके, अगर पेशेंट परमिशन दे कि हाँ हमने फलाना इंस्टीट्यूट में गया, फलाना इंस्टीट्यूट गया, फलाना टर्शियरी में, सब जगह लोगों ने हमें लौटा दिया, ये लाइलाज है। जी। हम जानते हैं कि इसका कोई उम्मीद नहीं है, अच्छा नुकसान होने की उम्मीद कम है, हम कोशिश करना चाहते हैं। तो अगर ये वो कि हम कोशिश कर सकते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि सारी जानकारी पेशेंट को देना, और वो कोई भी इंफॉर्मेशन बदले में चाहते हैं डॉक्टर से या किसी भी तरह का क्वेश्चन करते हैं, तो वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारा आंसर देना, अप्रोप्रिएट आंसर्स देना, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये डिस्कशन कर रहे हैं हम आगे के फर्दर मैनेजमेंट के बारे में कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। बाकी की डिस्कशन करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी
He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया।
हमारे व्यूअर्स का फिर से स्वागत है हमारी आज के डिस्कशन में रिगार्डिंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की सारी स्टेजेस मैनेजमेंट के बारे में हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। थेरेपी के बारे में तो काफ़ी कुछ बतलाया जी। अब जो पेरेंट्स के मन में एक उत्सुकता रहती है, क्या हम दूसरे बच्चे के लिए कोशिश करें, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में और थोड़ा डिटेल्स देना चाहेंगे। तो जेनेटिक टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि सब केसेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है और कई भी तरह के मस्कुलर डिस्ट्रोफीज होते हैं डुशेन के अलावा, जिसमें कुछ हद तक इलाज है या बच्चे काफ़ी उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये जीन टेस्टिंग से पता चलता है। दूसरी बात है, कुछ डिस्ट्रोफीज अंडर एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल में कुछ मस्कुलर डिस्ट्रोफीज का कुछ हद तक दवाई निकल चुका है। तो अगर हमें पता चल गया कि किस टाइप का मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो शायद उसका दवाई निकल चुका है या अरेस्ट करने का या डिले करने का कोई साधन निकल चुका है। इसलिए खाली सबको डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी सोच के बैठ जाना नहीं चाहिए। प्रॉपर जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें माइक्रो एरे टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं कि जीन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, उसका टेस्टिंग होता है। सब जगह नहीं होता, लेकिन हाँ, दिल्ली में जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में हो रहा है, जिनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये टेस्टिंग करके जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्ट किस टाइप का है, फैमिली में कौन कौन अफेक्टेड है। फैमिली का अफेक्शन के ज़रूरी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि माँ ने दिया, कभी कभी वो खानदान में चला आ रहा है, हेरिडिटरी हो गया जी। कभी कभी डायरेक्ट माँ में पैदा हो गया, क्योंकि मर्दों का जो स्पर्म होता है, सेक्स के बीजाणु, वो हर 3 महीने में नया होता है। तो अगर किसी मर्द को किसी टॉक्सिन से, रेडिएशन से, किसी चीज़ से एक्सपोजर हो भी जाए, तो 4 महीने बाद जो स्पर्म बनेगा वो स्वाभाविक होगा या होने का चांस है। लेकिन औरतों का जितना ओवम है वो जन्म के टाइम में ही पूरा का पूरा कोटा औरत को मिल जाता है। हर महीने में प्यूबर्टी के बाद 1 या 2 अंडा मैच्योर होके बाहर आता है, लेकिन पूरा खजाना औरत को जन्म में ही मिल जाता है। तो एक औरत जब जन्म से लेके जब तक माँ बनती है, तब तक उस पर जितना हादसा हुआ, जितना टॉक्सिन एक्सपोजर हुआ, हेवी मेटल डैमेज हुआ, रेडिएशन हुआ, कुछ भी हुआ, उसका असर वो इमेच्योर अंडों पर पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर माँ को रैंडम म्यूटेशन हो गया, खानदान में नहीं था, लेकिन हाँ, माँ अफेक्टेड हो गई, तो वो एक फैक्टर निकल गया, वहाँ से एक फैक्टर निकल गया। तो वो इनहेरिटेड नहीं है जी। हेरिडिटी उसके खानदान में और किसी को नहीं होगा, हाँ, माँ से लाइन चालू हो गया। और एक होता है कि माँ का भी गलती नहीं है, बच्चा ठीक बना था, लेकिन बच्चे को कोई रेडिएशन मिल गया, तो उसकी जिससे वजह से इत्तेफाक से वो जीन डिस्ट्रॉयड हो गया। तो वो जेनेटिक हुआ, लेकिन हेरिडिटरी नहीं हुआ। इसीलिए सबका अगर जीन टेस्टिंग हो जाए, तो हमें, अगर बच्चे में रैंडम म्यूटेशन हुआ है, जो सिर्फ बच्चे में ही म्यूटेट हो गया, तो उसको भाई बहन होने में कोई रिस्क नहीं है। उसकी माँ और जितना भी बच्चा पैदा करना चाहे अपना हैसियत के मुताबिक, वो कर सकता है। लेकिन अगर माँ को हुआ है, तब हम लोग बच्चे को देख सकते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। उसे हम उनके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 18 रफली सोचिए 20 से 50 10 लाख में ये इंसिडेंट्स है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर टेस्टिंग में हो गया कि पेरेंट्स और एक बच्चा चाहिए, तब ये टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। और कैरियर को भी बहुत छोटा रिस्क है, 2 या 5 लाख में
1 लाख में 2 या 5 बच्चे को ये बीमारी होती है। तो ये रिस्क फैक्टर कम है, तो इसीलिए चांस लेना जायज़ है। जैसे ऑटिज़म में अगर एक लड़का ऑटिस्टिक हो गया तो उसका अगर भाई पैदा होगा तो उसमें रिस्क फैक्टर है 10 से 20%। यहाँ पर है 1 लाख में 2 से 5 बच्चा, तो रिस्क फैक्टर कम है। अब हम लोग आ जाते हैं एकदम नया, जो कि अभी दुनिया में आया नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है, तो वो है न्यूअर ड्रग्स एंड प्रोसीजर्स, जिसके बारे में जानकारी इसलिए देना चाहते हैं कि आज ये कीमती है, कल शायद नहीं हो। हर चीज़ जो नया आता है आज कीमती हो के कल सस्ता हो जाता है। तो पेरेंट्स को भी एक जानने का हक है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे को ठीक ठाक रहने के लिए, इतना खर्चा उठा के, इतना थेरेपी करके, क्या फ़ायदा अगर ये 2, 4, 5 साल में मर जाएगा। तो हम वहाँ बोल से देखिए भाई, ये सब नया चीज़ें हैं, आगे दिखाई दे रहा है, शायद आपके बच्चे में काम करे। तो इसके बारे में आप पता करते रहिए, इंटरनेट में हो, चाहे कॉन्फ्रेंसेस में, चाहे रेफरेंस लाइब्रेरी में जाके आगे जानकारी लेते रहिए। मेरे पास भी इन सब सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि ये एकदम नया चीज़ है। तो नया चीज़ में पहला जो आ रहा है, क्या क्या दवाइयों पर हम लोग खोज कर रहे हैं। एक है स्टीरॉयड्स, ये हमने बतला दिया आपको कि सही तरीके से संतुलित उपाय में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा, तब ये सेफली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा बहुत है। लेकिन स्टीरॉयड का ही जात भाई, बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉयड जैसे ऑक्जेंड्रोलोन है, ये क्लिनिकल ट्रायल इस पर हो चुका है और ये फेल कर चुका है। यानी कि ये देने से मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपका जिम वाले मास्टर साहब अगर बोल दे, अरे बच्चा कमज़ोर है मसल में, कोई बात नहीं, ये दवाई खिला दो या पुड़िया खिला दो, मसल एकदम मजबूत हो जाएगा, बकवास है। बोट्यूलिनम टॉक्सिन जो है कॉन्ट्रैक्चर्स इसमें होता है, डिस्यूज एट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते करते नीज का, एंकल का टेढ़ा हो जाता है, तो बोटॉक्स से बोट्यूलिनम देते हैं। इसका भी क्लिनिकल ट्रायल फेल कर चुका है। अगर ज़रूरत है तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो अच्छा जानकारी रखता हो उससे टेंडन लेंथनिंग सर्जरी करा लीजिए, वो फिर भी चलेगा। लेकिन बोट्यूलिनम का ट्रायल फेल हो गया। क्रिएटिन बोल के एक केमिकल है, क्रिएटिन मसल में होता है, उसका भी क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, वो भी फेल कर गया है, और ऊपर से ये किडनी खराब कर सकता है। तो क्रिएटिन को भूल जाइए। कोएंजाइम Q10 पर बहुत हल्ला हुआ, क्योंकि जैसे हम लोग खून में चर्बी बढ़ जाए, हाइपरलिपिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और हम लोग स्टैटिन टाइप के दवाई देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करे। स्टैटिन मसल डैमेज करता है, वो कोएंजाइम Q से प्रोटेक्ट हो जाता है। ये और किसी भी कारण से अगर मसल डैमेज हो तो कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन, इससे मसल को हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन इस बीमारी में जो ट्रायल हुआ है, कोएंजाइम Q10 फेल कर गया है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में कोएंजाइम Q10 का रोल प्रूव नहीं हो पाया, क्लिनिकल ट्रायल फेल। कार्निटीन बोल के भी एक दवाई है, इस पर भी कई लोगों ने काम किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सारे क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें फेल कर चुके हैं। ग्लूटामीन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स, जिसके सारे मसल रिपेयर करना आसान पड़ता है बाकी बीमारियों में, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये फेल कर गया है। तो सिवाय स्टीरॉयड का कोई भी दवाई, बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉयड, बोट्यूलिनम या बोटॉक्स, क्रिएटिन, कोएंजाइम Q, कार्निटीन, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स फेल कर चुके हैं। उसके नेक्स्ट अगर हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं और क्या चीज़ है जो यूज़ करते हैं। तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन घटाने की एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल, 7 सीज वगैरह,
ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बहुत हल्ला हो रहा है आजकल, पेंटॉक्सीफाइलिन जो कि भारत में ट्रेंटाल नाम से मिलता है, विटामिन ई सिंथेटिक या नेचुरल, सबके वाह करने वाले बहुत हैं, सब पर क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, एक भी अभी तक पास नहीं किया है। काफ़ी सारे हर्बल और अदर एजेंट्स का भी ट्रायल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई क्लिनिकल ट्रायल एक रैंडोमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड वे में लॉन्ग टर्म स्टडी करके सबूत नहीं दिखा पाया है कि उसमें कोई फ़ायदा है। क्या इसका मतलब कुछ नहीं है? जी हाँ, दो चीज़ है, शायद काम आए, लेकिन अभी भी शायद, उससे ज़्यादा नहीं, होप नहीं है अभी, लेकिन है, देखें वो क्या है। एक नया दवाई है जो कि अमेरिका की एक कंपनी इस पर रिसर्च कर रही है, ड्रिसापर्सन